चलो, यूनिट 6 काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में 3 टॉपिक आते हैं, तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, 5-6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस आने चाहिए करने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये यूनिट का वेटेज ऑलमोस्ट आई थिंक 17-18 मार्क का होता है, ठीक है, 17-18 मार्क का होता है। तो 17-18 मार्क का जो भी वेटेज है आपको उसमें मैक्सिमम मार्क निकालने पड़ेंगे। ये डीएल एम्बर्ट पे भी एक क्वेश्चन आता है, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी पे भी। ये जो टॉपिक है ना, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ बेस्ड हो जाता है। मतलब अगर आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ पता हो तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस की वजह से अगर उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो आप उस पर इक्वेशन लगा सकते हो, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ये लगा सकते हो फर्स्ट वाले केसेस के साथ, डीएल एम्बर्ट के हिसाब से। दूसरा वाला जो है ना वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे आता है। दूसरा वाला आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा रहता है, बट ठीक है मैं वापस रिवाइज कराऊंगा। तीसरा वाला जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये 3 टॉपिक जो आपने बचपन में पढ़े हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछता है, ओके। मैं एक बार बेसिक्स आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे समझेगा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट डीएल एम्बर्ट। अगर हम बात करते हैं डीएल एम्बर्ट प्रिंसिपल की, तो डीएल एम्बर्ट का मतलब क्या है? डीएल एम्बर्ट प्रिंसिपल, डीएल एम्बर्ट भाई क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आप अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे स्टैटिक्स में, उस केस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था। आपको क्या करना रहता था? आपको एफबीडी बनानी पड़ती थी। मतलब आप क्या करते थे? उस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते थे। सेम करना है यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना है, लेकिन एफबीडी बनाने के बाद में क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन में अब नहीं है, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है, तो आपको इसके मोशन के, मतलब अगर ये इस तरफ मोशन है या फिर मैं बोलूंगा इसका एक्सेलरेशन है, इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एफबीडी में एक और फोर्स लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मोशन राइटवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन अगर राइटवर्ड है, तो इसको लेफ्टवर्ड एमए लगाना है। यही है डीएल एम्बर्ट प्रिंसिपल। ये हो गया व्हेन द बॉडी इज मूविंग रेक्टिलिनियर। अगर सीधा जा रही है तो, और अगर बॉडी गोल घूम रही है, अगर बॉडी कर्वीलिनियर कर रही है, तो कर्वीलिनियर के लिए एफबीडी बनाओ, ओके। एफबीडी बनाओ। लेट्स से एक बॉडी है या कोई बॉल है, कोई पेंडुलम है, कुछ भी है, और ये गोल घूम रही है जहां पे ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो जब ये गोल घूमेगी तो इस पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ को ये फॉलो करेगी। तो जब ये पाथ को फॉलो करेगी तो देखना कि इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, क्योंकि ये इस तरफ आएगी तो एक्सेलरेट होगी ना इस तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा। आपको एक्सेलरेशन दिखाना पड़ता है। यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है, यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो एक्सेलरेशन आएगा, ओके, पहला जो एक्सेलरेशन आएगा वो मोशन के टेंजेंशियल आएगा, वेलोसिटी के टेंजेंशियल आएगा, उसको बोलते हैं एटी। ये हो जाएगा आपका एटी, ये एक्सेलरेशन आएगा एटी। और दूसरा जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं एन, उसे बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। 2 एक्सेलरेशन, लीनियर जाती है तो एक्सेलरेशन लीनियर रहता है, लेकिन अगर कर्वीलिनियर मोशन होता है तो 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एटी, एक होता है एन। तो यहां पे आपको क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट का पहले एफबीडी बना देना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट का एफबीडी बना देना है। ये हो गया लेट्स से एफबीडी। और फिर एफबीडी बनाने के बाद में एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपने एमए लगाया था ना, यहां पर भी आपको एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में
इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहां पे दिखा देना है MAC, और इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखा देना है MAT। ये बात समझ में आई? लीनियर मोशन है, ओके। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे स्विंग होके आ रहा है। लीनियर मोशन है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में MA लगाओ, और कर्व्ड मोशन है तो कर्व्ड मोशन में अगर ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ना, ऑब्वियसली अगर पेंडुलम को ऐसे छोड़ोगे तो एक्सेलरेट होगा ना, तो उसके AT के अपोजिट डायरेक्शन में MAT आएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट में MAC आएगा। ये आप अगर कर्वीलिनियर अटेंड किए रहते तो आपको पता होता कि AC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। ये पता है आपको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो मोशन होते हैं, ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल इन्हीं के बेस के ऊपर है, ठीक है। ये हो गया डीएलएम्बर्ट। डीएलएम्बर्ट के बाद में जो सेकंड आएगा, सेकंड टॉपिक जो होता है वो होता है इंपल्स मोमेंटम। ये थोड़ा सा ज्यादा है इसमें कंटेंट, ध्यान देने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, अगर हम इंपल्स मोमेंटम की बात करेंगे तो बेसिकली इधर क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ये इसका पीछा कर रहा है, लेट से ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका मास m1 है, ओके, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी vu2 है, इसका वेलोसिटी u2 है। अगर ये u1 जो है वो u2 से ज्यादा है, अगर u1 u2 से ज्यादा है तो इनके बीच में इंपैक्ट होगा, इनके बीच में इंपैक्ट होगा। जब इनके बीच में इंपैक्ट होगा तो ये टक्कर मार खाएंगे और फिर अलग हो जाएंगे, टक्कर होने के बाद में अलग हो जाएंगे। जब ये टक्कर खाने के बाद में अलग हो जाएंगे तो ऐसे केस में ये मास m1 और ये मास m2 अलग अलग दिशाओं में, मतलब ये तो आगे ही जाएगा ऑब्वियसली, इसका वेलोसिटी v2 रहेगा, इसका वेलोसिटी पीछे भी रह सकता है, आगे भी रह सकता है। अगर मान लो इसका वेलोसिटी v1 है, पीछे भी रह सकता है, आगे भी रह सकता है, अभी फिलहाल के लिए मैंने आगे अज्यूम किया। तो ऐसे आया, टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद में ये थोड़ा पीछे हो गया और ये आगे चला गया, ये स्लोली आगे जा रहा है पीछे, और आगे फास्ट जा रहा है। तो यहां पे जो पहला फॉर्मूला लगाया जाता है उसे बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके, यू शुड नो दैट। P मतलब मोमेंटम, और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मतलब हो जाएगा मास 1 वेलोसिटी 1 प्लस मास 2 वेलोसिटी 2, एंड आफ्टर इम्पैक्ट मास 1 वेलोसिटी 1 मास 2 वेलोसिटी 2। आप ये इक्वेशन लगा सकते हो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। एक ही इक्वेशन लगाओगे आप। दूसरा जो इक्वेशन यहां पे आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे बहुत सारी बातें सीखनी है आपको, तो आपका ध्यान चाहिए मुझे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ओके। काइनेटिक एनर्जी, दूसरा जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, डेल्टा के ई बोलेंगे। डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू के ई 1 माइनस के ई 2, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर आप उसका बोलोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वो u आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलेंगे वो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन दोनों मास का आएगा, दोनों मास का, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक तीसरा रिलेशन आता है जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सुना इसके बारे में? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हेन यू टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एक टर्म आता है उसको कहते हैं छोटू ई। ओके, ये होता है ई। ई की वैल्यू बता देता हूं। ई को कहते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर एक्चुअली ये होता है रेशियो ऑफ v सेपरेशन, सेपरेशन का वेलोसिटी अपॉन v अप्रोच, अप्रोच का वेलोसिटी। मतलब इट इज रेशियो ऑफ v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ऐसी कोई बात है जो नहीं समझ में आ रही है? ई को कहते हैं v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, देखो मैंने क्या क्या सिखाया। मैंने कहा अगर दो बॉडी आपस में टक्कर खा रहे हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा u1 u2, फाइनल वेलोसिटी होगा v1 v2। इनिशियल वेलोसिटी में एक का मास, एक का वेलोसिटी ज्यादा होगा तभी उसको टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारने के बाद में उनका मोमेंटम दोनों का अलग अलग हो जाएगा, लेकिन बाय मोमेंटम कंजर्वेशन समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड समेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट हमेशा सेम रहता है। दूसरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ke1 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ke2 है। इनके बीच में चेंज अगर लाओगे तो उसको लॉस बोलते हैं। ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब थोड़ी बारीकियों पे जाने वाला हूं। बिफोर दैट, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ सारी बातें समझ में आ रही है? ओके, अब मैं डिटेल में अगर जाता हूं इस टॉपिक में, तो इंपैक्ट तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इलास्टिक इंपैक्ट। इलास्टिक इंपैक्ट, जब इंपैक्ट इलास्टिक होता है तो ई की वैल्यू 1 होती है एंड डेल्टा के ई 0 होता है। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक इंपैक्ट होता है तो। दूसरे को बोलते हैं इन इलास्टिक या सेमी इलास्टिक। सेमी इलास्टिक भी बोलते हैं इसको, या फिर इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब ये रियल वर्ल्ड में ऐसा इंपैक्ट होता है, इन इलास्टिक इंपैक्ट। अगर इन इलास्टिक या सेमी इलास्टिक इंपैक्ट होता है तो यहाँ पे जो ई है ये रेंज करता है 0 से लेके 1 के बीच में। मतलब यहाँ पे ई जो है वो 0 से बड़ा होता है। ओके, 0 से बड़ा होता है। अपन ऐसे सोच सकते हैं ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, ई इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये रेंज करता है, ई जो है वो रेंज करता है 0 to 1 के बीच में। 0 to 1 के बीच में रेंज करता है। मतलब 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, उनके बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में रेंज करेगा। ई की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में, और इन इलास्टिक के लिए उनके बीच में होता है। इधर जो डेल्टा के ई होता है वो जब आप निकालते हो तो इट इज इक्वल टू लॉसेस, वो लॉस होता है। एंड तीसरा जो होता है उसे कहते हैं प्लास्टिक इंपैक्ट। प्लास्टिक इंपैक्ट, प्लास्टिक इंपैक्ट को परफेक्टली इनइलास्टिक भी कहते हैं। ओके, बट ठीक है, आपके लिए प्लास्टिक इज इनफ, आपके सिलेबस पे प्लास्टिक इंपैक्ट कहते हैं। यहां पे जो ई की वैल्यू है वो 0 होती है।
यहाँ पे ई की वैल्यू 0 होती है। ई की वैल्यू 0 होने का मतलब है, जब तुम ये फॉर्मूला देखोगे, ई 0 का मतलब हो जाता है ये दोनों टर्म जो होते हैं वो 0 हो जाता है, न्यूमरेटर 0 हो जाता है। सो बेसिकली ई जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे V1 की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब V2 माइनस V1 जो है वो 0 हो जाता है, एंड V2 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V हो जाता है। इसका मतलब है दोनों साथ साथ जाने लगते हैं, चिपक के जाने लगते हैं। प्लास्टिक इंपैक्ट में अगर ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये अगर U1 से आ रहा है और ये U2 से आ रहा है, तो टक्कर के बाद में ये दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे को। टक्कर के बाद में ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं, इनका मास M1 प्लस M2 हो जाता है, और ये दोनों भी v वेलोसिटी से आगे जाने लगते हैं। ये दोनों भी v वेलोसिटी से आगे जाने लगते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ओके, एक मिनट। आवाज अगर बंद हो जाएगा ना तो मुझे बताना, ठीक है? आवाज आ रही है ना? हाँ, जब आवाज बंद होगा ना तो मुझे बताना, क्योंकि हेडफोन का बैटरी लो है, तो दूसरा हेडफोन लगाऊंगा, चार्ज हो जाएगा तो। ओके, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ इम्पैक्ट के बारे में। अब ये बातें जो मैंने बताई है, इम्पैक्ट एक्चुअली इजी टॉपिक है, क्वेश्चन इजी होते हैं इनके। आप इसका अभी मेरे बाद में जब नोट्स के क्वेश्चन खाली देखोगे आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। खाली इतना पार्ट देखने का और क्वेश्चन देखना है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इन इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, प्लास्टिक, ऐसे इम्पैक्ट हो गए। अब इसमें ना एक इम्पैक्ट होता है जब धरती के साथ में होता है, मतलब एक चौथा इम्पैक्ट होता है जहां पे इम्पैक्ट विथ इन्फिनाइट मास के साथ होता है। इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास होता है। जब इम्पैक्ट विथ इनफाइनाइट मास होता है तो ऐसे केस में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि जो बॉडी से टकरा रहे हो उसका मोमेंटम तो चेंज होना ही नहीं है, मतलब बॉल जमीन पे मारोगे तो बॉल के मोमेंटम से धरती का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इनफाइनाइट मास का मतलब होता है, इमेजिन कर लो अर्थ। तो ऐसे केस में जो फॉर्मुलाज काम आते हैं, ओके, ऐसे केस में जो फॉर्मुला काम आता है वो मोस्टली सिर्फ एक फॉर्मुला आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ओके, इसमें आप अगर देखोगे तो v1 और इमेजिन कर लो v2 और u2, अर्थ का वेलोसिटी सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, पहले भी 0 था अभी भी 0 है, तो ये v1 अपॉन u1 हो जाता है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिकम्स सिंपली v1 बाय u1, ये हो जाता है। या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये आता है अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन h0। h1 अपॉन h0 का मतलब होता है डियर, जैसे कोई बॉल है, उसको अगर आपने ऐसा जमीन पे फेंका है तो आपने उसको h1 हाइट से फेंका है, आपने उसको h1 अपॉन h0 आएगा कि h0 अपॉन h1 आएगा, सॉरी, उसको आपने h0 हाइट से फेंका है, उसको आपने h0 हाइट से फेंका है, और उसके बाद में उसका टच होने वाला वेलोसिटी u1 रहेगा, उसका टच होने वाला वेलोसिटी जो है वो u1 रहेगा, और टप्पा खा के ऊपर जाने वाला वेलोसिटी v1 रहेगा, और टप्पा खा के वो जो हाइट पहुंचेगा वो हाइट को h1 बोलते हैं, वो हाइट को h1 बोलते हैं। मतलब वो टप्पा खाएगा h0 से, जाएगा h1 पे, तो वहां पे ये रिलेशन काम आता है। यहाँ पे एक ये रिलेशन काम आता है जिससे आप पता करते हो कि भैया अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है तो आप कितना हाइट से फेंका है तो दूसरा हाइट निकाल सकते हो, कितना हाइट से फेंका है तो दूसरा हाइट आप निकाल सकते हो। एक ये रिलेशन है, आपको जो पता होना चाहिए। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एक बार स्कैन करो, और कोई सवाल है तो पूछो फटाक से, एक बार देखो दिमाग में क्या क्या है, क्या क्या मैंने बातें बताई है, और कोई भी ऐसी बात है जो ना समझिए तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा।
शांति से बैठ के अगर आप ना मेरे सारे क्वेश्चंस को देख लोगे ना यूनिट 6 के, नोट्स ही पढ़ना, खाली नोट्स के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको सब आसान लगेगा। ठीक है, एक ये अगर टप्पे का समझ में आ गया तो उसमें एक फॉर्मूला खाली लिख देता हूं, दैट ई इज सॉरी एच एन इज इक्वल टू ई रेज टू 2n एच नॉट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये इससे आप क्या करते हो कि ऐसे कोई बॉल है, उसको अगर आपने एक हाइट से फेंका है और सपोज आपको बोला जाए कि वो 10 टप्पे खा रही है, तो 10 टप्पे खाने के बाद में उसका हाइट क्या रहेगा आप इससे निकाल सकते हो। n इक्वल टू 10 डालोगे तो 10वें टप्पे का हाइट मिलेगा आपको, nth टप्पे का हाइट मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता हो तो। बोर्ड पे इतनी बातें जो लिखी है मैंने, आपको ध्यान देना, इलास्टिक कंपैक्ट रहेगा तो E1 रहेगा, लॉस नहीं रहेगा। सेमी इलास्टिक रहेगा तो E 0 से 1 के बीच में रहेगा, लॉस होगा। प्लास्टिक इंपैक्ट रहेगा तो V1 इक्वल टू V2 रहेगा, दोनों साथ में चिपक के जाएंगे, E की वैल्यू 0 रहेगी। परफेक्ट इंपैक्ट विद इन्फानाइट मास रहेगा तो E की वैल्यू याद रखनी है, V1 by U1 इक्वल टू अंडर रूट H1 by H0। H1 हो जाएगा टप्पे के बाद की हाइट, H0 हो जाएगा टप्पे के पहले की हाइट जहां से छोड़ा गया है। ठीक है, और ये nth टप्पे के बाद में अगर nth हाइट चाहिए तो ये रिलेशन है। 1-2 मिनट के लिए स्कैन कर लो फटाक से। समझा? ओके, देखो मैंने आपके सामने पहले डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल कवर किया, फिर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल जो है, आप बोलोगे इंपल्स मोमेंटम इसमें कहां आया? ओके, मोमेंटम की बातें हो गई, इंपल्स के बारे में नहीं बताया मैंने। इंपल्स के बारे में अगर बता दूं तो वो न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हो तो बाय सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी। अगर मास अंदर ले लो तो ये हो जाएगा डी एम वी बाई डी टी। तो ये एफ इंटू अगर डी टी इस तरफ ले लो तो ये हो जाएगा एम डी वी, का मतलब होता है m1 v1 माइनस m2 v2, या फिर आप बोलोगे इसको mv1 mv2 माइनस mv1 बोल सकते हो आप इसको। तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं इंपल्स, इसको बोलते हैं इंपल्स, और इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एक बस एडेड टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो डीएलएम्बर्ट के क्वेश्चन इंपल्स मोमेंटम से भी सॉल्व किए जाते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है, जो ये फोर्स होता है ना, इधर समेशन ऑफ फोर्स पुट कर देने का। एफबीडी जैसा बनाते हो ना, तो एफबीडी का जो फोर्स है वहां पे पुट कर देने का समेशन ऑफ फोर्स, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देने का, टाइम से मल्टीप्लाई कर देने का, और उसको इक्वेट कर देने का चेंज इन मोमेंटम के साथ। v2 माइनस v1 का मतलब हो जाएगा v माइनस u। इस केस में एमए नहीं लगाना, डीएलएम्बर्ट नहीं लगाना। तो जैसे स्टैटिक्स में सॉल्व करते थे ना, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाने के बाद में समेशन ऑफ फोर्सेस को टाइम से मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर दो। किस डायरेक्शन में, यहां पे कौन सा फोर्स आना चाहिए, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है वहां पे सिर्फ उसका समेशन ऑफ फोर्सेस आएगा। ये है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इसके क्वेश्चन आप क्लियर कट अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो 4-5 क्वेश्चन मैंने क्लास में अगर नोट्स में कराए हैं तो वो आप देख लोगे तो सेफ चलोगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं संडे के दिन ना पीवाईक्यू सेशन लूंगा, उसमें अगर कोई आ गया तो मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके, यह है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आता है उसका नाम है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ये बोलता है जो समेशन ऑफ वर्क होता है वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। एकदम सिंपल भाषा में, समेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब समेशन ऑफ वर्क में बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितने वर्क है बस मैं उतना बोलता हूं। आपके सिलेबस में लिस्ट ऑफ वर्क जो है, पहला आएगा वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल
फोर्स। नाउ वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो ये आपने बचपन से पढ़ा है, ये हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, एकदम सिंपल। एक्सटर्नल फोर्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, वर्क आ जाएगा। दूसरा जो वर्क आएगा वो आएगा वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया वेट की वजह से वर्क कितना हो रहा है, वेट, ओके, या फिर ऐसे बोलूंगा वेट, ये हो जाएगा mg इंटू एस बोलो एच बोलता हूं, mg इंटू एच, बचपन में सीखा mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। बस याद रखना ये प्लस या माइनस होता है, जब बॉडी ऊपर जाती है तो ये माइनस होता है, ओके, जब बॉडी ऊपर जाती है तो ये माइनस होता है, और जब बॉडी नीचे जाती है तो ये प्लस होता है, क्योंकि ग्रेविटी अपने आप नीचे खींचती है ना, तो पॉजिटिव। ऊपर ले जाने में एफर्ट लगता है तो नेगेटिव, अपने आप खींचती है पॉजिटिव, ऊपर जाने में एफर्ट लगता है तो नेगेटिव, ओके, वर्क नेगेटिव होता है। तीसरा जो आता है वो आता है फ्रिक्शनल वर्क, WFR, फ्रिक्शनल वर्क, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। मैं कल और परसों दोनों दिन सेशन लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, कल और परसों में भर भर के PYQ लेने वाला हूं, उसको अटेंड करना। वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है माइनस रहेगा हमेशा क्योंकि लॉस है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो FR हो जाता है इसमें, ये FR इज नथिंग बट म्यू RN, FR इज नथिंग बट म्यू RN, RN निकालने वक्त ध्यान देना, ओके। चौथा आता है स्प्रिंग फोर्स, W स्प्रिंग, चार ही वर्क है आपके इसमें, ओके, W स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे जो वर्क होता है इसको कहते हैं हाफ इंटू KX स्क्वायर, ऐसे तो वर्क होता है, बट ये होता है K/2 इंटू X1 स्क्वायर माइनस X2 स्क्वायर, हाफ KX स्क्वायर वर्क होता है, एनर्जी होता है स्प्रिंग का, उसमें से फॉर्मूला निकाला है हाफ KX1 स्क्वायर माइनस KX2 स्क्वायर। यहाँ पे ये होता है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल कंप्रेशन बोलो या एक्सपांशन बोलो, और ये होता है फाइनल, ये होता है फाइनल कंप्रेशन बोलो या एक्सपांशन बोलो। अगेन क्वेश्चन लूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी, ओके, मैं हर टॉपिक पे क्वेश्चन लूंगा, हर टॉपिक पे क्वेश्चन लूंगा, ओके। अच्छा, आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन का रिलेशन होता है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन का रिलेशन। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो स्टिफनेस जो होता है फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, ओके, स्टिफनेस जो होता है फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन होता है, तो ये जाता है K डेल्टा या KX लिखता हूं मैं, ओके, KX वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये होता है डिफ्लेक्शन, ये होता है डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग को अगर आप तानो तो देखो कोई स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, कोई टाइट होती है, तो जो बहुत टाइट होती है उसका स्टिफनेस ज्यादा है, जो बहुत सॉफ्ट होती है उसका K कम है, सिंपल, K का मतलब बस वही होता है। स्प्रिंग को दबाओ तो जितना दब गया वो डेल्टा है उसका, वही X है, वही X है, ठीक है, इतना ही है बच्चों, इतना ही है और कुछ नहीं है, इतना ही औकात है इस चैप्टर का, ठीक है, इसमें खाली क्वेश्चन लेते हैं तो क्लैरिटी आती है, और ओके। अच्छा, अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसमें और कुछ बताने की जरूरत तो बताओ, डेल्टा K मैंने ऑलरेडी बताया है, बट ये हो जाएगा याद रखना KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, ये है आपका जिस्ट, पूरे तीनों चैप्टर का पूरा कंक्लूजन है, इतना ही सिलेबस में है आपको, ओके। एक बार क्विकली रिवाइज कर देंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा आपने। यूनिट 6 काइनेटिक्स में 3 टॉपिक आता है, एक आता है डीएलएम्बर्ट, एक आता है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, या फिर इसको इंपैक्ट भी कहते हैं, इसको इंपैक्ट भी कहते हैं, इसमें आपका इंपैक्ट भी आता है, तो मैंने पहले इंपैक्ट कवर किया है, और तीसरा आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये सारे के सारे जो चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओ, ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओ।
लीनियर बॉडी में एक ही एक्सेलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। ये रोटेट कर रहा है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो एफबीडी बनाते वक्त इसके टेंजेंशियल के अपोजिट में एमएटी लगाओ, सेंट्रीपिटल के अपोजिट में एमएसी लगाओ, और एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। वी स्क्वायर बाय आर याद रखो, काफी है। नेक्स्ट होता है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एंड इंपैक्ट। पहले मैंने इंपैक्ट कवर किया है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंपैक्ट होता है, उनका कुछ इनिशियल मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, इंपैक्ट के बाद में फाइनल वेलोसिटी है, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम का मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा शुरू में काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों की मिलाकर और फाइनल क्या है मिलाकर, उनमें डिफरेंस को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं या फिर लॉस भी बोलते हैं। और एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन का वेलोसिटी मतलब v1 v2 का वेलोसिटी, अप्रोच का वेलोसिटी मतलब v1 u1 u2 का वेलोसिटी। तो ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आप इनकी मैग्नीट्यूड को समझो, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, इसलिए ऐसा डिफरेंस लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ इंपैक्ट। 4 इंपैक्ट है, इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, प्लास्टिक, इनफाइनाइट बॉडी के साथ में। इलास्टिक है E1 रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा। इनइलास्टिक है E0 से 1 के बीच में रहेगा, लॉसेस होंगे। प्लास्टिक है दोनों साथ साथ जाएंगे टक्कर के बाद में, V1 V2 सेम हो जाएंगे, V हो जाएंगे, E की वैल्यू 0 रहेगी और भर के लॉसेस होगा, भरपूर लॉसेस होगा। अगर इंपैक्ट विद इनफाइनाइट बॉडी है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू सिंपली वेलोसिटी का रेशियो v1 अपॉन u1। ये बॉल का टक्कर मारने का वेलोसिटी है और ये बॉल का टप्पे के बाद का वेलोसिटी है। टप्पे के पहले का वेलोसिटी, टप्पे के बाद का वेलोसिटी, टप्पे के पहले का हाइट, टप्पे के बाद का हाइट। ओके, टप्पे के पहले का हाइट, टप्पे का बाद का हाइट। अगर उसका एक टप्पा हो गया है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आपको मालूम है तो आप h0 हाइट से फेंक रहे हैं तो h1 हाइट तक जाएगा। और फिर अगर आपको nth टप्पे के बाद का हाइट चाहिए तो hn विल बी इक्वल टू e⁻²n into h0। nth टप्पा मतलब 3 टप्पे के बाद में कितना हाइट रहेगा, तो पहले टप्पे के पहले का हाइट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड हम निकालेंगे साथ में hn। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको डीएलएम नहीं यूज करना है। इसमें जो फोर्स है वो समेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा इन दैट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस पे अगर आपने फोर्सेस लगा दिए सारे के सारे, ओके, तो समेशन ऑफ फोर्स जो यहां पे आएगा वो समेशन ऑफ फोर्स fx आएगा क्योंकि मोशन x डायरेक्शन में। fy, समेशन ऑफ fy विल बी सिंपली 0 क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है। x डायरेक्शन में मोशन है तो वो यहां आएगा। fy इसमें गलती से भी मत करना क्योंकि मोशन y डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो समेशन ऑफ fy यहां पे आएगा। ठीक है, ओके। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में समेशन ऑफ वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 4 तरह के वर्क होंगे, एक वर्क होगा फोर्स की वजह से, एक होगा ग्रेविटी की वजह से, एक होगा फ्रिक्शन की वजह से, एक होगा स्प्रिंग की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी की वजह से वही mgh बचपन में सीखा था, प्लस अगर बॉडी नीचे जा रहा, माइनस अगर बॉडी ऊपर जा रहा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये हो जाएगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स μrn। स्प्रिंग फोर्स की वजह से आता है kx स्क्वायर बाय 2, एक्चुअली स्प्रिंग एनर्जी होती है, तो जितनी एनर्जी में उसके बदलाव आता है उतना ही उसका स्प्रिंग वर्क करता है, तो वो लिखा जाता है k x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे x1 मतलब उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग फ्रीली छोड़ा हुआ है, अगर वो पहले x1 से दबेगा और उसके बाद में फिर से x2 से दबेगा तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें अगर आपको समझी है तो मैं अब यहाँ पे रुकता हूँ, ये रिवीजन हो जाएगा हमारा। हमने सारा कंटेंट कवर कर लिया ऑफ यूनिट 6। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नोट्स पढ़ो, नोट्स में से सारे फॉर्मुलाज एक बार मेरे बोलने के बाद में देखो कि हाँ अब फील हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछो, और बोलोगे तो क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं तो आज ना लेके एक काम कर सकता हूँ, कल लेता हूँ। अगर बोलोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आज भी लेता हूँ। बोलो। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग रुकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कल के सेशन में ना इसके क्वेश्चंस लेंगे, जितना क्वेश्चन हो सकेगा आप क्वेश्चन खेलेगा अपन। ठीक है,
कल का सेशन जो रहेगा इसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो बाय।